नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 254 की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम पाठ को क्रम से बताते हैं। यदि आप क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? लग्नानुसार भावाश्रय फल। और किस लग्न की बात हो रही है? मिथुन लग्न। इसके पूर्व हम लोगों ने मिथुन लग्न में सूर्य की बात की है और आज बात करेंगे मिथुन लग्न में चंद्रमा की। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे बताने का तरीका क्या है, हम किस तरह से बताते हैं और किस तरह से आप सरलता पूर्वक इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जिन लग्न की बात हो रही है उसके स्वामी को जान लेना चाहिए। तो मिथुन लग्न के स्वामी कौन है? बुध है। ये ठीक है। और मिथुन लग्न की बुध की दूसरी राशि चतुर्थ में स्थित है। इन छोटे छोटे बातों को समझना चाहिए। आगे क्या देखते हैं कि बुध के लिए चंद्रमा, क्योंकि बात यहां चंद्रमा की होगी, तो बुध के लिए चंद्रमा कौन और चंद्रमा के लिए बुध कौन। तो आप सभी जानते हैं कि बुध और चंद्रमा में जो रिलेशन है वो बुध चंद्रमा को शत्रु मानता, लेकिन चंद्रमा मित्र मानता है बुध को। ये बुध के संदर्भ में हुआ। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। तो ये हम लोग समझ गए कि चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। यदि चंद्रमा बुध को मित्र मानता है तो चंद्रमा किसी भी तरह बुध की हानि नहीं करना चाहेगा, अर्थात इस लग्न की हानि नहीं करना चाहेगा। एक तो ये बात समझना है। साथ में दोनों ही ग्रह के जो प्रवृत्त है और जो हम लोग वर्णात्मक विश्लेषण में पढ़े हैं कि इनको वैश्य वर्ण का कहा गया है, अर्थात दोनों व्यापार के कला में निपुण होते हैं। अब मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा किस स्थान का स्वामी है यह भी समझना चाहिए। मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा धन स्थान का स्वामी है। तो कितना अच्छा है कि धन स्थान, अर्थात ये यदि बुध को मित्र मानता है तो धन का स्वामित्व तो अपने पास रखता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने पुत्र को धन लाभ हम करा सकें। कन्या लग्न की जब बात आएगी तो वहां भी चंद्रमा का जब आप रोल देखेंगे तो आपको बड़ी ही सहजता से यह अनुभूति होगा कि चंद्रमा क्यों बुध को मित्र मानता और क्यों बुध के लग्नों में हमेशा लाभ या धन देना चाहता। तो इतना हम लोग समझ गए। अब दोनों ग्रह जो हैं ये नैसर्गिक रूप से शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। ये दोनों ग्रहों का अपना प्रकृति है। बुध शुभ के साथ शुभ हैं, अशुभ के साथ अशुभ हैं, स्वतंत्र रूप से स्थित हैं तो शुभ हैं। चंद्रमा पक्ष बली है। यदि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का है तो बलवान कहेंगे और चंद्रमा अमावस के आसपास का है तो कमजोर कहेंगे। और यह भी ध्यान रखना है कि अब ये जो धन स्थान का स्वामी है इसका प्लेसमेंट लग्न से कैसा है और धन से कैसा है। और यदि इन दोनों बातों का ध्यान रख लेंगे तो भावाश्रय फल कहना सरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब बताते हैं कि चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो, ऐसे में जातक को रूपवान भी बनाता है। चंद्रमा रूपवान थे। अब चंद्रमा लग्न में स्थित है तो धनेश लग्न में स्थित है तो अपने ऊपर धन खर्च करने वाला जातक होगा। अब बुध का प्रेम कलाओं से है तो कलाकार जातक अपने ऊपर विशेष खर्च करते हैं, ये भी आप लोग समझते हैं। तो ये तो कलाकार के लिए है, लेकिन मिथुन लग्न के जातक अपने ऊपर विशेष खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा चूंकि इस स्थान से 12वां गया हुआ है, इसलिए हमने कहा कि अपने ऊपर विशेष खर्च करेंगे। तो ये धन की जो हानि होगी ये कहाँ होगी? तो सब जातक अपने ऊपर धन की हानि करेगा, चाहे वो अच्छे कार्यों में करे या बुरे कार्यों में। इसका तब पता चलेगा जब हमारे पास पूरी पत्रिका हो। अब यहां से चंद्रमा की दृष्टि यहां पहुंचती है। अब चंद्रमा क्षीण है, अशुभ है, तो इस स्थान की हानि कहेंगे। चंद्रमा शुभ है तो इस स्थान से संबंधित फल का लाभ कहेंगे। अब यहां से देखते क्या क्या है, इस बात को भी हम और आप समझ लेते हैं। यहां से हम लोग दाम्पत्य सुख देखते हैं, पति और पत्नी का विचार किया जाता है, लंबी यात्रा का विचार किया जाता है, साथ ही हम लोग अपने व्यवसाय में पार्टनर को भी यहाँ से देखते हैं। तो यदि शुभ है तो इन सारे बातों की वृद्धि होगी, इन सारे बातों का सुख हमें प्राप्त होगा, और यदि अशुभ है तो यह निश्चित रूप से परिणाम अच्छे नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा को धन स्थान में ही स्थित कर देते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा को धन स्थान में आप स्थित करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि धनेश धन स्थान में है, तो ऐसे जातक धनवान होंगे। और चंद्रमा यदि धन स्थान में है, कुटुंब स्थान में है, वाणी स्थान में है, तो कुटुंबों का पोषक भी हो सकता है। अपने कुटुंबों के साथ अच्छी तरह से, अर्थात उसका मन अपने परिवार, अपने संबंधियों के प्रति अच्छा रहेगा, वाणी भी अच्छी बोलेंगे। अब चंद्रमा को वाणी से यदि बात करें तो बिना सोच विचार के नहीं बोलेंगे और ज्ञानपूर्ण बातें बोलेंगे। अब धनेश धन में है तो धनवान तो जातक होगा ही। अब लग्न से दूसरा है और स्वयं के स्थान में, इसीलिए कहीं 6, 8, 12 जैसी बात आ नहीं रही है। लेकिन यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएगी? आयु स्थान के ऊपर, क्योंकि एक ही दृष्टि की बात हम साधारण ज्योतिष में बताते हैं कि यहाँ से चंद्रमा को सप्तम दृष्टि। अब ये कौन सी राशि है? शनि की। अब ये हम नहीं कहेंगे, हम हमेशा आप लोगों को याद दिलाते हैं कि ये शत्रु मानता है शनि चंद्रमा को। चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानता। तो क्या इस राशि के ऊपर दृष्टि में हम ये मित्र शत्रु जैसे बातों को लगाएंगे? हम नहीं लगाते, और आपको भी कहेंगे कि बहुत सिद्धांत हैं, उसको समझने की जरूरत है। मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। अब यहां यदि देखेंगे, अगर ये चंद्रमा शुभ है तो शुभ फल प्रदान करेंगे, आयु की वृद्धि करेंगे, और चंद्रमा अशुभ है तो अशुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसे जातक यदि साधना करते हैं तो मंत्र साधना करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को पांडित्य का कारक ग्रह भी बताया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि दूसरे स्थान में चंद्रमा यदि मिथुन लग्न में स्थित हो तो क्या फल होगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा को यहां स्थित करते हैं कि चंद्रमा यदि तीसरे स्थान में स्थित हो। अब आप कहेंगे कि 2 स्थानों को ले लिए, काल पुरुष की बात नहीं किए, हम भूल जाते हैं। आप लोग स्वयं से भी इसको समझ सकते हैं, यहां बात कर लेंगे। अब चंद्रमा अशुभ है तो तीसरे स्थान में बलवान होगा, और ऐसे भी चंद्रमा को तीसरे स्थान में बलवान कहा गया है। अब तीसरे स्थान में चंद्रमा सिंह राशि का है तो मित्र की ही राशि का है। इस स्थिति में हम राशि को समझ सकते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है उच्च के हों तो बलवान, मूल त्रिकोण राशि में हो तो बलवान, स्वराशि के हो तो बलवान। उसी तरह क्रम से उनका बल घटते घटते अस्त और वक्री में चला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा सिंह राशि में है, अच्छा, धन स्थान से धन स्थान में गया, अर्थात दूसरे से दूसरा और लग्न से तीसरा। तो ये जो जातक है, ये जो धन कमाएगा तो अपने पराक्रम से कमाएगा, ये समझना है। ये जो जातक है ये कला में रुचि रखने वाला होगा, खेल कूद में निपुण होगा, ये समझना है। ऐसे जातक नौकर चाकर से प्रेम रख सकते हैं, ये समझना है। अब चंद्रमा इस चतुर्थ स्थान से द्वादश गया तो ये माता के लिए ठीक नहीं। अब जब दूसरों की हम ज़्यादा मदद करते हैं, सुनते हैं, तो हम स्वयं के लिए बहुत अपने सुख की चिंता कम कर लेते हैं।
तो इस तरह की व्याख्या को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब चंद्रमा की दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है। अब चंद्रमा की दृष्टि जब नवम स्थान के ऊपर है तो हमको पत्रिका कोई भी आप लेंगे तो यदि सूर्य के आसपास चंद्रमा दिखे तो उसको अशुभ मानिएगा, और सूर्य से दूर दिखे अर्थात 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इन भावों में हो तो चंद्रमा शुभ हो सकते हैं। तो चंद्रमा शुभ है तो इनकी दृष्टि शुभ होगी। और ऐसे जातक ईश्वर से प्रेम करने वाले, अनुशासन पूर्ण जीवन जीने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, धर्म शास्त्र का ज्ञान रखने वाले होंगे। और यदि चंद्रमा अशुभ होकर के नवम स्थान के ऊपर दृष्टि डालता है तो इन सारे संबंधों में पाखंड लगा दीजिए, अर्थात धार्मिक रूप से मंत्र आए नहीं आए, धार्मिक ज्ञान हो नहीं हो, चंदन बहुत अच्छा लगाएंगे, दिखावा करने वाले हो जाएंगे, स्वयं धार्मिक दिखेंगे लेकिन आस्था उतनी ही नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं अब चंद्रमा के लिए ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चंद्रमा ही तो मन है। तो जैसे ही चंद्रमा अशुभ हो जाएगा और तब यदि दृष्टि देगा तो श्रद्धा पूर्ण नहीं होगा, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और पाखंड करेंगे हम लोग। तो कितना सरल था समझना, लेकिन जैसे ही जहां स्पष्ट नहीं है कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, वहां आपको पत्रिका के ऊपर विशेष ध्यान देना है। और वैसे ये तो भावाश्रय फल बता रहे हैं, पूरी पत्रिका जब लग जाती है तब स्पष्ट निर्णय आता है। अब आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा को चतुर्थ स्थान में स्थित करते हैं। चंद्रमा यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो, अब कहेंगे कि ये चतुर्थ स्थान में कन्या राशि है। अब ये कन्या राशि किसकी है? बुध की राशि है। तो बुध को पसंद नहीं कि ये मेरे राशि में आ जाए, मेरे घर में आए, लेकिन चंद्रमा को बहुत पसंद है कि वो बुध के घर में जा रहा है। और ये ब्यूटी देखिए, सुंदरता देखिए कि ये धन स्थान से तीसरा है और लग्न से चौथा है, अर्थात चंद्रमा चाहेगा अपने दशा अंतर्दशाओं में कि जातक को हम अधिक से अधिक धन दें, अधिक से अधिक सुख प्रदान करें। अब जातक इसके लिए सक्रिय हो तो भी और सक्रिय न हो तो भी। आप बहुत सारे लोगों के मुख से सुनते होंगे कुछ करता भी नहीं फिर भी जीवन अच्छा चला लेता है। किसी न किसी तरह से इसको हम जीवन में जुगाड़ हो जाता है, धन की बात हो जाती है, धन आ जाता है और इसका काम निकल जाता, काम नहीं रुकता। या हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं चाहे जितनी भी परेशानी हो आचार्य जी, जीवन में काम मेरा कोई नहीं रुकता। क्या ये स्थिति है क्या? अब काल पुरुष में इसी स्थान का स्वामी है और इसी स्थान में स्थित है, तो निश्चित रूप से इस स्थान का सुख विशेष मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब कारक भाव नाश आए, इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यदि अकेला चंद्रमा है तो इस भाव की हानि नहीं करेगा। तो हमको इन सारे बातों को समझना होगा। अब चंद्रमा शुभ है तो दृष्टि यहाँ है, तो हम कर्मठ होंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत अनुशासित होंगे, अपने कर्म से अपने सहकर्मियों को, अपने कार्य से सहकर्मियों को, अपने बॉस को प्रसन्न रखेंगे। और यदि अशुभ है तो हम अपने विचारों से अपने सहकर्मियों को दुखी रखेंगे। तो सरल है ना समझना कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। यदि अशुभ चंद्र यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से इस भाव की थोड़ी बहुत हानि भी करना चाहेंगे, लेकिन इस लग्न के लिए जो इनका स्वाभाविक गुण है उस गुण के अनुसार ये विशेष हानि यहाँ नहीं करेंगे। अब किसके लिए हमारा विचार कैसा है? हम बहुत बुरे आदमी हैं, लेकिन हमारा अपने मित्र के प्रति या अपने पुत्र के प्रति कभी मेरे मन में विचार बुरा नहीं आएगा, चाहे हमारा मित्र हमें बुरा समझ रहा हो या हमारा पुत्र हमें बुरा समझ रहा हो। तो हम लोगों को भली भांति ये भी समझना चाहिए कि सांसारिक जीवन कैसे चलता है
और ग्रहों को यदि इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ सरलता से समझ में आ रहा होगा। कोई भी परेशानी हो, ये पाठ थोड़ा लंबा चलेगा। इसके साथ साथ हम भावार्थ रत्नाकर को भी कर्क राशि में पहुंच चुके हैं, वहां भी आगे बढ़ रहे हैं। अन्य पाठों को भी हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों का शिकायत गणित के लिए भी हो रहा है, गोचर और दशाओं के लिए भी हो रहा है। सब जगह हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ यदि आगे बढ़ जाएंगे तो दशाओं को समझना आसान हो जाएगा। और गणित सब नहीं जानना चाहते, गणित कुछ एक लोग जानना चाहते हैं, तो उनको भी निराश नहीं करेंगे, गणित में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमेशा निवेदन करेंगे कि पाठ को क्रम से ही पढ़िए। और यदि आपको पाठ समझ में आता हो, हमारे द्वारा बताया गया ज्योतिष समझ में आता हो, तो इसका प्रचार भी करें, क्योंकि हम अपने ज्योतिष को टोने टोटके से बचाना चाहते हैं। और कोई भी परेशानी हो, हमारा नंबर आपके पास आता है, आप फ़ोन कर सकते हैं, मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।